हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के मनी चैप्टर पार्ट 2 में, जहाँ पर हम लोगों ने जाना था टाइप्स ऑफ मनी, जहाँ पर दो कैटेगरी हमने बताई थी। दोनों कैटेगरी के दो दो पार्ट थे, दोनों चीज़ें हम लोग डिस्कस किया था। आई होप यू हैव मेक अ प्रॉपर रिविजन रिगार्डिंग दिस। दिस इज द गौरव सिंह, योर टीचिंग कोच, एंड इन द थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ द कोच ऑफ कॉमर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर टॉपिक। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। सबसे पहले सप्लाई ऑफ मनी को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि सप्लाई क्या है, मनी क्या है। हम लोगों ने 11th चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, जहाँ पर जाना था किसी कम्युनिटी को मार्केट में पहुँचाना, दैट इज ए सप्लाई। अब सप्लाई ऑफ मनी को हम जो बात करेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। देखेंगे डेफिनेशन को, सप्लाई ऑफ मनी इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी विद द पब्लिक और पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, स्टॉक का मतलब ये होता है किसी स्टॉक की वैल्यूएशन हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही करते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमसे ये कहता है दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक मतलब कितना पैसा हमारे पास आया और विद इन अ टाइम, कितने पर्टिकुलर टाइम पर, और किसके पास वो पैसा है। वो पैसा या तो पब्लिक यानी नॉर्मल जनता के पास है या लोगों के पास है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हम यहाँ पर किसके पास पैसा है या वो स्टॉक किसके पास अवेलेबल है, हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पर आरबीआई को कंसीडर करने लगें, हम कॉमर्शियल बैंक को कंसीडर करने लगें या गवर्नमेंट को कंसीडर करने लगें, क्योंकि ये सप्लायर्स होते हैं। सप्लायर के पास कोई चीज़ रखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ उसकी है। हम सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक कॉन्सेप्ट कहता है जिसका वो पैसा है, जिसका ऊपर वो ओनर जो उसके लिए ऑथराइज्ड है, या कौन ऑथराइज्ड होगा, नॉर्मल पब्लिक होगी या वहाँ किस कंट्री के लोग होंगे, उनके पास जो पैसा अवेलेबल है, जो पैसा उनके पास है करंट टाइम ऑफ में या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, दैट इज अ सप्लाई ऑफ मनी। तो अब यहाँ पर बात आती है, अभी हमने बोला कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई या जिनको सेंट्रल बैंक के नाम से रिनाउंस करते हैं, आरबीआई या गवर्नमेंट या हमारे कॉमर्शियल बैंक जो पैसा देते हैं या उनके पास जो पैसा रखा हुआ होता है, दैट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में कंसिडर करने वाला फैक्ट। ये हमारा क्या है, दीज आर द सप्लायर्स। और सप्लायर्स के पास को हटाकर यानी अदर देन द सप्लायर्स द पर्टिकुलर मनी इज टू बी होल्ड बाय द पब्लिक और द पीपल इज नोन एज द सप्लाई ऑफ मनी। सो फ्रेंड्स, आप दो चीजें हो गई। एक यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सप्लायर्स या विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सप्लायर्स। या एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, कैन द कॉमर्शियल बैंक बी कंसिडर एज ए सप्लायर ऑफ द मनी इन द मार्केट। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है दैट दीज थ्री आर द सप्लायर्स, नॉट कंसिडर एज द सप्लाई ऑफ मनी, दीज आर द मीडियम ऑफ सप्लायर्स ओनली। एंड यहाँ पर जो डेफिनेशन भी हमसे कहते हैं दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट है, टोटल पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी चीज़ें होंगी उसके पास, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करने वाले हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में तीन कंपोनेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे। पहला है हमारा करेंसी विद पब्लिक, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी है, द स्टॉक ऑफ द होल्डिंग बाय द पब्लिक इज नोन एज द करेंसी विद द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जो नॉर्मल पब्लिक के पास जो पैसा होगा वो कंसिडर किया जाएगा अंडर अ कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में। दूसरा हमारा है डीडी। डीडी मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वर्ड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम पैसा वो निकालना चाहेंगे तो जब भी हम मांगेंगे वो पैसा हमें मिल जाएगा, दैट इज अ डिमांड डिपॉजिट। यानी मांगने पर जो पैसा मिल जाए, यानी हम अपनी मर्जी से उसको जमा करें, देन व्हेनेवर वी वांट देन वी कैन क्लेम दैट पर्टिकुलर मनी बिकॉज दैट मनी ओन्स टू मी। वो मेरा पैसा है या किसी पर्टिकुलर नॉर्मल पब्लिक का पैसा है। तो डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्स विद द कॉमर्शियल बैंक, यानी नॉर्मल पब्लिक के पास जो पैसा है और उसी पब्लिक का पैसा डिमांड डिपॉजिट के रूप में कॉमर्शियल बैंक के पास है। सपोज दैट अभी यहाँ पर हमने बताया था सप्लायर ऑफ मनी कौन है, कॉमर्शियल बैंक से, तो कॉमर्शियल बैंक का पैसा नहीं होगा। बट फ्रेंड्स, डिमांड डिपॉजिट इज नॉट द ओनरशिप ऑफ दैट कॉमर्शियल बैंक, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ दैट कॉमर्शियल बैंक। आज अगर हमने पैसा अपने बैंक में जमा कर दिया तो वो पैसा मेरा पैसा है, वो जिम्मेदारी है बैंक की, दैट मस्ट बी सेफ। तो ये पैसा भी पब्लिक का है और जो पब्लिक का है वो सप्लाई ऑफ मनी में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में कंसिडर करने वाली चीजें हैं कोई भी डिपॉजिट जो रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक के पास करी जाएगी और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ध्यान सुने, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नाबार्ड एक सबसे बड़ा
एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक अथॉरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में कंसिडर एक अपेक्स बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जो रूरल सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का सबसे एक अपेक्स बॉडी के रूप में रिकॉग्नाइज होता है। तो वहाँ पर भी जो पैसा होगा कहाँ पर होगा, वो भी उनके बैंक से बिलोंग करेगा। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर मनी इज ऑल्सो बिलोंगिंग। तो वो पैसा नाबार्ड जब पैसा आरबीआई के पास जमा कर देगा, यानी कि डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ नाबार्ड विथ आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट of NABARD with RBI would be considered in other deposits, and that is also a part of money supply. That is not a money holding of the NABARD to itself. That money from the public or from the taking different credit facilities that is been deposited to the RBI. Next हमारा DD demand deposit with RBI by the foreign central bank. विदेश के किसी फॉरेन सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट का पैसा अगर आरबीआई के पास जमा होता है, तो गवर्नमेंट का पैसा भी पब्लिक का पैसा होगा, वो भी यहाँ कंसिडर किया जाएगा, आरबीआई के पास जमा है। एंड डीडी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होता है? आईएमएफ होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक होता है हमारा। इनका काम होता है इंटरनेशनल लेवल पर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो ये हमारे अदर डिपॉजिट्स में कंसिडर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट द पॉइंट जो हमने आज डिस्कस किया, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, जहाँ पर हमने जाना सप्लाई ऑफ मनी कॉन्सेप्ट कौन है, who are the suppliers and what are the components of the supply. So I hope you got the very familiar to this concept and I hope you will got the point whatever I have discussed here. And friends, like करें, share करें and definitely give your important suggestion to the videos and share with your other friends also, so that they can also get the extraordinary benefit of these classes. So all the best. So now this chapter has been concluded and the next we will start the chapter banking. That will very extraordinary and extremely very interesting chapter going to be. So all the best, be safe and keep studying, keep learning, because we all are the learners. All the best.